अगला टॉपिक हमारा है एक्सपेंसेस ऑन परचेज एंड सेल। अगला टॉपिक जो है हमारा वो है एक्सपेंसेस ऑन परचेज एंड सेल्स। ठीक है जी। एक्सपेंसेस ऑन सेल एंड परचेज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सपोज goods purchased rupees 20,000 and carriage paid rupees 2,000। ठीक है, तब हम एंट्री कैसे करेंगे? यहाँ पे हमारी देखा जाए तो दो एंट्रीज बनती हैं, एक गुड्स परचेज करने की, दूसरा कैरियज पेड करने की। ठीक है, तो पहले हम अलग अलग एंट्रीज करते हैं, उस पर देखेंगे हमने एक ही एंट्री में कैसे करना है। तो हमने गुड्स परचेज किए तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, गया क्या कैश टू कैश अकाउंट, चेक गया तो बैंक अकाउंट, और अगर क्रेडिट है तो हम यहाँ पे किसका नाम लिख देंगे? सप्लायर का। अभी हम क्रेडिट की बात नहीं करते, चलिए वो अगली ट्रांजैक्शन में करेंगे। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब हमने क्या किया? दूसरी एंट्री में कैरियज पेड, तो हमारी एंट्री हो जाएगी, कैरियज हमारा एक्सपेंस है तो कैरियज अकाउंट डेबिट टू कैश 2,000। अब ध्यान से देखिए, दोनों ही एंट्रीज में हमने कैश को क्रेडिट किया, यानी दोनों ट्रांजैक्शन का जो नेचर है वो सेम है, उनमें एक चीज़ ऐसी है जो कॉमन है। ठीक है, तो हम इन दोनों को मिलाकर एक ही एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांजैक्शन हमारे पास एक ही है। तो हमारी एक एंट्री कैसे होएगी? हम इन दोनों की जगह हम एक ही एंट्री पास करेंगे। कैसे? परचेजेस अकाउंट डेबिट कैरियज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 20,000 2,000 टोटल कैश गया हमारा 22,000। ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे अगर होता है गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है, तो फिर हम दो एंट्रीज कर सकते थे। फिर यहाँ पे हमारा कैश की जगह क्या आ जाता? कैश की जगह हमारा क्या आ जाता? सप्लायर और क्रेडिटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कैश नहीं गया था, तो यहाँ पर हम दो ट्रांजैक्शन अलग अलग से डाल सकते थे। ठीक है जी। ये तो हमने गुड्स परचेज की है। अब मान लीजिए हमने मशीनरी परचेज की। अब गुड्स तो हमारे बिजनेस की रूटीन एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं, जो रूटीन में हम खरीदते हैं और बेचते हैं। लेकिन फिक्स्ड एसेट को रूटीन में खरीदा बेचा नहीं जाता है, वो लॉन्ग पीरियड के लिए हमारे पास होती हैं। सपोज मशीनरी परचेज्ड फॉर रुपीज 50,000 and installation charges paid rupees 4,000। ठीक है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आपको। मोस्टली मैं ये एग्जांपल देती हूँ स्टूडेंट्स को। मान लीजिए आपके घर में आपने असेंबली लगाई है। असेंबली क्या होती है? वो जो पानी वाली मोटर होती है ना, उसे असेंबली कहा जाता है। ठीक है, आपके घर में वो लगवाई आपने, क्योंकि आपको पानी की बहुत दिक्कत आ रही थी।
आपके पड़ोसियों को भी सेम प्रॉब्लम थी। उन्होंने पूछा आपके पापा से कि सर आपने ये असेंबली कितने की लगाई, बढ़िया काम कर रही है। आपने कहा जी बढ़िया काम कर रही है, कितने की लगवाई? तो आपके पापा ने सोचा कि देखो 10,000 की मैंने खरीदी असेंबली, ठीक है, उसको यहाँ तक लाने पे खर्चा हुआ मेरा 500 रुपये का, ठीक है, 10,500 और 200 मैंने दे दिया इस असेंबली को फिक्स कराने का यानी चलाने का, दैट इज़ कॉल्ड इंस्टॉलेशन चार्जेस। 2,000 वो गया, इसका मतलब टोटल मेरा 12,500 लग गया, ठीक है। तो आपने पड़ोसियों को बताया सर ये टोटल तकरीबन 12,000 13,000 के बीच हमारा असेंबली जो है वो लग गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने अलग अलग से नहीं बताया कि असेंबली मेरी 10,000 की है, उसके ऊपर मैंने इतना खर्चा किया, इंस्टॉलेशन चार्जेस इतने दिए, ऐसा आपने कुछ नहीं बताया। आपने क्या बताया, टोटल फिगर बताई कि आपका जो खर्चा हुआ है असेंबली के ऊपर वो 12 से 13,000 के बीच में हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी यही चीज़ है, जो आपकी असेंबली है वो आपकी फिक्स्ड एसेट है। ऐसा नहीं है कि आज वो आपने लगवाई कल उतार के फेंक दोगे, ठीक है। वो आपकी रूटीन में यूज़ होएगी और कई सालों तक यूज़ होएगी। मेरे घर में पिछले 20 सालों से लगी हुई है, अभी तक मैंने उसको चेंज नहीं किया। इसी तरह से आपके घरों में भी लगी होएगी। तो इसका मतलब ये आपकी फिक्स्ड एसेट है। मशीनरी जो है वो फिक्स्ड एसेट है। उसके ऊपर जो इंस्टॉलेशन चार्जेस का मतलब समझ गए कि हमने उस मशीनरी को वहाँ लाकर फिक्स करके चलाने के में जो हमने खर्चा किया। जैसे आप घर में एलईडी लेके आते हो तो उसको दीवार पर फिक्स कराना है, तो आप उसके जो एजेंट्स होते हैं उनको आप कॉल करते हो, तो वो आपके घर आके आपकी दीवार के ऊपर वो एलईडी फिक्स करके जाते हैं, तो उसके चार्जेस लिए जाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड इंस्टॉलेशन चार्जेस। तो यहाँ पे जब हमारी फिक्स्ड एसेट की बात होगी तो वहाँ पे जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो अलग से शो नहीं किए जाते, वो एसेट में ही इंक्लूड कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। अगर चेक दिया है तो बैंक, अगर कैश पेमेंट किया तो कैश, ठीक है। अब यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा, 50,000 ये, 4,000 इंस्टॉलेशन चार्जेस, टोटल 54,000। नरेशन में आप लिखोगे फॉर मशीनरी परचेज्ड एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड, ठीक है जी। ये तो था हम परचेज की बात कर रहे हैं। अगर हम सेल की बात करें, सेल के केस में चाहे फिक्स्ड एसेट हो चाहे आपकी गुड्स हो, दोनों में सेम चीज़ अप्लाई होती है, सेम रूल अप्लाई होता है। सपोज गुड्स वर्थ ₹25,000 sold and carriage paid ₹500, ठीक है जी। तो इस केस में देखो, पहले तो आपने गुड्स सेल की, अगर हम सेल करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, कैश आएगा, जाएगा नहीं, कैश आएगा। तो हमारी एक एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 25,000। दूसरी तरफ आपने क्या किया, कैरियज पे किया, तो ये यहाँ पे हमारा कैश गया, आया नहीं है, गया है। सेल के केस में आया है बट कैरियज के केस में गया है। तो दूसरी एंट्री हमारी हो जाएगी कैरियज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना, 500, ठीक है। अब यहाँ चाहे उधार की एंट्री हो चाहे कैश की एंट्री हो, तो दोनों ट्रांजैक्शन हमें अलग अलग ही शो करनी होंगी, ठीक है जी। तो ये था हमारा एक्सपेंसेस ऑन सेल्स एंड परचेज। देख लेते हैं कोई और ट्रांजैक्शन अगर हमारा रह गया हो तो वो भी कर लेते हैं। नहीं, फिलहाल हमें कोई भी एक्स्ट्रा एंट्री हमें नहीं दिख रही है।
चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड फिक्स्ड एसेट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है जी। अभी यहाँ पे हमें क्या देखना है, हम एक दो ट्रांजैक्शन नोट कर लेते हैं। गुड्स वर्थ ₹10,000 परचेज्ड फॉर ₹12,000। गुड्स सोल्ड ₹15,000 worth ₹12,000। मशीनरी ब्रैकेट में कर दो बुक वैल्यू 10,000 sold for 8,000। ठीक है जी। अब देखिए गुड्स चाहे हम परचेज करें चाहे हम सेल करें, गुड्स चाहे हम परचेज करें चाहे हम सेल करें, हमें उसके प्रॉफिट या लॉस को नहीं देखना, हमें एग्जैक्ट कितना हमारा कैश गया या हमारे पास कितना कैश आया, हमें वो देखना है। ठीक है, यानी ये दोनों ट्रांजैक्शन में हम सिर्फ जितने में हमने ख़रीदा या बेचा है उस अमाउंट को नोट करेंगे। यानी हमारी जो पहली एंट्री उसमें हमने परचेज़ किया, हमारी एंट्री होएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, और अगर क्रेडिट है तो पार्टी का नाम आ जाएगा। कितने की खरीदी? 12,000 की। ये हमने चाहे फिक्स्ड एसेट खरीदी हो या गुड्स परचेज की हो, तो परचेज के टाइम पे तो हमारा कोई भी प्रॉफिट या लॉस नहीं होता। जितने का अगले ने हमारे साथ डील किया, जितने का उसने बेचा, हमने उतने का खरीद लिया। वो प्रॉफिट पे भी हो सकता है, लॉस पे भी हो सकता है, बट वो हमारा नहीं है। जिसने बेचा उसके लिए वो प्रॉफिट या लॉस होगा, हमें प्रॉफिट या लॉस नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे पास से पैसा जा रहा है और एसेट आ रही है या गुड्स आ रही हैं। ठीक है, लेकिन जब गुड्स सेल करते हैं तो हमारी एंट्री होती है कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये हमने कितने की बेची है? 15,000 की। तो यहाँ पर भी हमारा हम प्रॉफिट या लॉस सेल के केस में भी, गुड्स को सेल करने के केस में भी हम नहीं देखते हैं। हमारे पास टोटल कैश कितना आया हम सिर्फ उसे देखते हैं। लेकिन जब हम मशीनरी सेल करते हैं, फिक्स्ड एसेट सेल करते हैं, उस टाइम पे देखो 10,000 की उसकी बुक वैल्यू थी, लेकिन हमने बेच दी 8,000 में। इसका मतलब हमें 2,000 में क्या हो गया? लॉस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? अब हमारे पास कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, और हमें लॉस हो रहा है, लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट टू जा क्या रहा है? मशीनरी। देखो मशीनरी कितने की थी? मशीनरी हमारी थी 10,000 की, लेकिन कैश आया हमारे पास 8,000 का और हमें 2,000 का लॉस हो गया। ठीक है जी, एंट्रीज क्लियर होगी बेटा। गुड्स जब हम परचेज करते हैं, सेल करते हैं, तो उस केस में हम प्रॉफिट या लॉस कंसिडर नहीं करते, बट जब मशीनरी परचेज की जाती है यानी फिक्स्ड एसेट्स परचेज की जाती है, उस टाइम पे हम प्रॉफिट नहीं देखते, प्रॉफिट या लॉस नहीं देखते, बट जब फिक्स्ड एसेट को सेल किया जाता है तो उस टाइम पे प्रॉफिट या लॉस कंसिडर किया जाता है। हाँ जी, तो अगला जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो है बोरोइंग और लेंडिंग ऑफ मनी। बोरोइंग और लेंडिंग ऑफ मनी। बोरोइंग और लेंडिंग यानी उधार लेना
या फिर उधार देना। अगर बोरो किया है तो हमने उधार लिया है, अगर लेंट किया है तो हमने उधार दिया है। ठीक है, सपोज borrowed ₹50,000 फ्रॉम स्नेह। हमने उधार लिया, ठीक है, अब हमारे पास कैश आ गया। अगर तो हमने कैश लिया है तो कैश लिखेंगे, अगर हमें चेक मिला है तो बैंक लिख देंगे। ठीक है, अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश या चेक आया है तो उसे डेबिट करेंगे। 2, अब क्यों आया है? क्योंकि हमने क्या किया, बोरो किया है, उधार लिया है। तो हमारा आ जाएगा लोन फ्रॉम स्नेह। ठीक है जी, अमाउंट 50,000। ठीक है, और अगर हमने उधार दिया है तो लेंट टू राजेश ₹10,000। तो हमारी एंट्री हो जाएगी। अब हमारे पास है कैश या चेक गया है तो लोन टू राजेश। देखो हमने लिखा था लोन फ्रॉम स्नेह, हमने स्नेह से लोन लिया। यहाँ पे लोन टू राजेश, हमने राजेश को लोन दिया। ठीक है, 2 गया क्या, कैश, कैश अकाउंट कितना, 10,000 का। ठीक है जी, सपोज ये वाला कैश जो है हमने जो बोरो किया था वो हमने रीपे कर दिया। ठीक है, हमने रीपे कर दिया, रीपेड टू स्नेह, हमने स्नेह को रीपे कर दिया। तो ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी, लोन फ्रॉम स्नेह टू कैश और बैंक, जिस भी तरीके से हमने रिटर्न किया। ठीक है, अब ये है यहाँ पे राजेश रीपेड ₹10,000। यहाँ पे था रीपेड टू स्नेह, यहाँ पे है राजेश रीपेड, यानी यहाँ पे हमने रीपे किया था, यहाँ पे राजेश रीपे कर रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, यही एंट्री रिवर्स हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू लोन टू राजेश। ठीक है जी, बस इतना ही था इसमें हमारा बोरोइंग और लेंडिंग के केस में। ठीक है जी, अब इसमें इंटरेस्ट भी होता है। अगर हम बोरो करते हैं या लेंड करते हैं तो उसमें इंटरेस्ट भी पे किया जाता है। वो उसके ट्रांजैक्शंस कुछ अलग तरीके से होती हैं, वो फ़िलहाल अभी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम सीखते जाएंगे। ठीक है, अभी हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। अगला एक छोटा सा टॉपिक हम साथ में और कर लेते हैं, गुड्स गिवन एज चैरिटी और एडवर्टीजमेंट। ठीक है जी, कि हमने दान देने के लिए या अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करने के लिए हमने कोई फ्री सैंपल्स दे दिए। ठीक है, जैसे सपोज़ हम मैन्युफैक्चरर हैं और हमने एक स्टील की नई फ्लास्क जो है वो मैन्युफैक्चर की, जो गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा रखती है। तो हमने अपने जो हमारा क्या कहेंगे इसको, सेलर है, यानी जो हमारे प्रोडक्ट को सेल करता है। ठीक है, कस्टमर जो है, हम क्या करते हैं उसको फ्री सैंपल दे देते हैं पहले, ताकि वो उसे टेस्ट कर सके और हमारे प्रोडक्ट को सेल कर सके।
तो जो हमने फ्री उसको दिया है वो हमारा एडवर्टीज़मेंट के लिए है। ऐसे ही हमने किसी अनाथ आश्रम में डोनेट कर दिया, चाहे वो गुड्स हैं या वो इन कैश है, हमने चैरिटी कर दी, तो उस केस में हमारी एंट्री कैसे होगी? देखो, एक तो होता है हमने कैश पे कर दिया, सपोज चैरिटी की बात ही करते हैं। गुड्स डोनेटेड वर्थ ₹10,000। अब हमने क्या किया, गुड्स डोनेट किए हैं, ठीक है। डोनेट मतलब चैरिटी। अब क्योंकि यहाँ पे गुड्स जा रही हैं तो उसे तो हमें क्रेडिट करना होगा, ठीक है। लेकिन डेबिट किसे करेंगे हम? चैरिटी को। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू। अब हम गुड्स तो लिख नहीं सकते, ठीक है। हमने कहा था जब परचेज किया तो हम परचेज लिखेंगे, और जब हमने सेल किया तो हम सेल लिखेंगे। सेल के अलावा अगर गुड्स वर्ड कहीं भी आ जाता है तो वहाँ पे हम परचेज ही लिखेंगे, ठीक है। टू परचेजेस, ठीक है। अब ऐसा क्यों, इसको एग्जांपल से समझा देती हूँ आपको। मान लो मैंने 50,000 की गुड्स परचेज की, ठीक है। और मेरा टारगेट है मुझे इन गुड्स से एटलीस्ट 40% प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। सोल्ड एट 40% प्रॉफिट। इसका मतलब 50,000 का 40% मेरा कितना हुआ? 5 4 20। 20,000 का मुझे प्रॉफिट चाहिए। इसका मतलब मुझे ये गुड्स कितने में बेचनी पड़ेंगी? 70,000 में बेचनी पड़ेंगी, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने कंडीशन लगा दिया कि आपको जो है वो 10% जो है वो चैरिटी करनी है, ठीक है। तो इसका 10% मेरा 5,000 हुआ, तो मेरी गुड्स चलेगी 5,000 की। तो अब मैं क्या कंसिडर करूँगी कि मैंने परचेज जो किया है ना वो सिर्फ 45,000 का परचेज किया है, और अब मुझे 45,000 से मुझे 70,000 का प्रॉफिट चाहिए। तो यहाँ पे जो मेरा परसेंटेज है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी ख़रीदा तो मैंने 50,000 का जिसे 70 में बेचना था, बट उसमें से मैंने 5,000 की चैरिटी कर दी, तो मेरे पास बचा 45,000 का, और 45,000 का अब मुझे सेल करना है 70,000 में। इसका मतलब मेरा पर यूनिट जो रेट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। समझ आ गई बात बेटा? इस वजह से जब हम चैरिटी करते हैं तो अगर हम गुड्स देते हैं तो हमारा परचेजेस जो है वो कम हो जाता है, और अगर हमने कैश पे किया है तो टू कैश ऐसे कर दो। गुड्स डोनेटेड फॉर बर्थ ₹10,000 एंड कैश ₹5,000, ठीक है। तो गुड्स गई आपकी 10,000 की, कैश गया आपका 5,000 का, टोटल कितना हो गया? आपने चैरिटी कितने की 15,000 की। इसी तरह से आपने, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि फ्री आपने सैम्पल्स दे दिए तो वो आपका एडवर्टीज़मेंट हो जाता है। तो आपने अगर फ्री सैम्पल्स दिए हैं तो उस केस में आपका हो जाएगा एडवर्टीज़मेंट अकाउंट डेबिट, गुड्स गिवन, गुड्स वर्थ ₹10,000 given as फ्री सैम्पल्स, ठीक है। हमने फ्री सैम्पल दे दिए। एडवर्टीजमेंट हमने कर दी 10,000 की, टू गया क्या? गुड्स गई, तो हम क्या लिखेंगे? परचेजेस। हमने सेल नहीं किया, हमने सेल नहीं किया, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? परचेजेस, ठीक है जी। तो ये था हमारा चैरिटी एंड
एडवर्टीजमेंट। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है बैंक ट्रांजैक्शंस का। बैंक ट्रांजैक्शंस, एक तो मैंने आपको बता ही दिया कि कहीं भी चेक आता है तो चेक की जगह हम क्या लिखेंगे, बैंक लिखेंगे। ठीक है, सपोज चेक रिसीव्ड फ्रॉम गीता। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, चेक। चेक को डेबिट नहीं करेंगे, हम क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू गीता। जितना अमाउंट होगा वो अमाउंट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज हमारे पास दुकान पे कैश पड़ा था, वो एक्सेस में था और हमें लगता था कि अगर सारा हम यहाँ पे रखेंगे तो मे बी चोरी होने का डर है। ठीक है, घपला होने का ख़तरा है, तो हम वो सारा कैश अपने गले में नहीं रखना चाहते, अपनी शॉप पे नहीं रखना चाहते। हम क्या करते हैं, उसे बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। ठीक है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब हमारे पास से गया क्या, कैश टू कैश अकाउंट। कहाँ गया, बैंक के पास, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, इसी तरह से कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, हमने बैंक से कैश विथड्रॉ कर लिया। यहाँ पे फॉर ऑफिस यूज़, चाहे ऑफिस यूज़ लिखा हो या अगर नहीं भी लिखा, सिर्फ इतना ही लिखा कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो सेम ट्रांजैक्शन होएगा। अब कैश आ गया हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट किसके पास से आया, बैंक से आया टू बैंक अकाउंट। ठीक है जी, लेकिन अगर लिखा हो कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़, अपने पर्सनल यूज़ के लिए बैंक से विड्रॉ कर लिया। अब जो बैंक में अकाउंट है वो बिजनेस का है, हमारा नहीं है, ओनर का नहीं है। ठीक है, अब बैंक से पैसा विड्रॉ किया तो बैंक को तो हम डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू, ऐसे करेंगे हम। पर्सनल यूज़ है तो ये हमारी ड्राइंग्स हुई, तो ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होती हैं, तो हम लिखेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू। अब कहाँ से गया, बैंक में से, तो हम मान लेंगे हमारा चेक गया, तो टू बैंक अकाउंट। ठीक है जी, तो इस तरह से हम बैंक ट्रांजैक्शन में डील करते हैं। यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन और है, चेक received from क्या लिखें, फ्रॉम सुरेश एंड डिपॉजिटेड इनटू अ बैंक। ठीक है, एक तो हमें चेक मिला, किससे, सुरेश से। हमने एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट टू सुरेश। अब हमें क्या करना है, इसे बैंक में डिपॉजिट करना है। ठीक है, तो दूसरी एंट्री हम क्या करें, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक। इज इट पॉसिबल, जिसको हमने डेबिट किया उसी को हम क्रेडिट कर रहे हैं, नहीं। तो फिर इस केस में हम एंट्री क्या करेंगे, हम ये मान लेंगे इस केस में कि जो चेक है वो हमारे पास है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो हम डेबिट करेंगे वो हम ऐसे नहीं करेंगे। अगर हमें चेक का रिसीव हुआ है, ठीक है, तो इसके हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या कहता है,
पहला ऑप्शन ये कहता है कि आप ये मान लो कि आपने कैश रिसीव कर लिया, तो आप एंट्री कर दो कैश अकाउंट डेबिट टू सुरेश, ठीक है। उसके बाद इस कैश को बैंक में जमा करा दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। हाँ, ये सही है हमारी ट्रांजैक्शन, ठीक है। एक ऑप्शन ये है। एक और ऑप्शन है जो आपको ज़्यादा आसान लगेगा और दिमाग में रखना ज़्यादा आसान रहेगा। हमारे पास चेक आ गया और हमें उसे बैंक में जमा कराना है, तो हम जब बैंक में चेक जमा कराने जाएंगे तो हम बैंक टू बैंक नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम कर देंगे एंट्री चेक इन हैंड, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। हम एक नया अकाउंट ओपन कर देंगे, चेक इन हैंड टू सुरेश, ठीक है। दूसरी एंट्री हम कर देंगे, अब बैंक के पास जाएगा, ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। ये ज़्यादा आसान है ना, कि हमारे पास चेक आ गया, चेक इन हैंड टू सुरेश और बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। ये सिर्फ इस केस में हमने एंट्री करनी है जब हमें चेक मिला और हमने बैंक में डिपॉजिट किया। लेकिन अगर हमें सिंपल ये होता कि चेक रिसीव्ड, फिर हम सिंपल एंट्री कर देते बैंक अकाउंट डेबिट टू सुरेश, बैंक अकाउंट डेबिट टू सुरेश, ठीक है। और अगर यहाँ पे लिखा होता चेक रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक इमीडिएटली, साथ के साथ हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो उस केस में हमें ये झंझट करने की ज़रूरत नहीं थी। सीधा ही हम बैंक में डिपॉजिट करते, हम एंट्री करते बैंक अकाउंट डेबिट टू सुरेश, क्योंकि ना तो हमें उसे हाथ में रखने की ज़रूरत थी, ना उसे कैश कंसीडर करने की ज़रूरत थी, हमने साथ के साथ ही बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो हमने एक ही एंट्री पास की, बैंक अकाउंट डेबिट टू सुरेश। लेकिन अगर ये साथ में इमीडिएटली नहीं लिखा हुआ और या फिर ये दोनों ट्रांजैक्शन ही अलग अलग हैं, ये ट्रांजैक्शन है जनवरी 5 की और ये ट्रांजैक्शन है जनवरी 10 की, ये वाला चेक ही हमने बैंक में डिपॉजिट किया, 5 जनवरी वाला चेक ही हमने डिपॉजिट किया, तो उस केस में हमने जो पहले एंट्री की थी, पहली एंट्री 5 तारीख को होगी चेक इन हैंड टू सुरेश और 10 तारीख को हम एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट, ठीक है जी। तो इस तरह से हम बैंक की ट्रांजैक्शंस में डील करते हैं। तो आज के लिए इतना ही टॉपिक काफ़ी है। जितने भी हमारे छोटे छोटे आसान से टॉपिक थे वो सारे हमने कवर कर लिए हैं। इसके बाद हमारे एक दो मेन जो टॉपिक रहते हैं, एक तो आपका रहता है एक्सपेंसेस और इनकम्स ऑफ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, और एक आपका रहता है लॉस इन केस ऑफ एक्सीडेंट, ठीक है। एक आपका रहता है पेमेंट और मोड, पेमेंट और रिसीव, पेमेंट मेड एंड रिसीव्ड ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टी, ठीक है। किसी दूसरे के बिहाफ पर हम पेमेंट करते हैं या रिसीव करते हैं, तो उस टाइम पे हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो क्या होगा, ठीक है। तो ये हमारे एक ओपनिंग एंट्री रहती है और कंपाउंड एंट्री रहती है। बस ये 2-3 टॉपिक हमारे रह गए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे जर्नल का टॉपिक जो है वो फिनिश कर देंगे और एक आधा आपको क्वेश्चन जो है लॉन्ग कंप्लीट वो सॉल्व करके बता देंगे, ठीक है जी। तब तक के लिए अगली वीडियो आने तक इन वीडियोस को ध्यान से देखिए, ठीक है, और अपनी बुक्स में से क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। अगर आपके कोई डाउट्स हैं कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, आपको उनके रिप्लाई मिलेंगे। तब तक के लिए अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब
कि हमारा जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है पार्टनरशिप का, उसमें हम कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 2 पार्टनर हैं ए और बी, ठीक है। ए का जो कैपिटल है वो बी के कैपिटल से ज़्यादा है, लेकिन उसे प्रॉफिट में प्रोपोर्शनेटली शेयर मिलता है, ठीक है, या इक्वल शेयर लेते हैं। सपोज़ ए और बी 2 पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल है, लेकिन ए ने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है वो 2 लाख रुपए का है और बी ने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है वो 50,000 का है, ठीक है। तो ए चाहता है कि मुझे बी से ज़्यादा प्रॉफिट का शेयर मिलना चाहिए क्योंकि मेरा कैपिटल जो है वो प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा है। इस तरह से कुछ रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से पार्टनर्स जो होते हैं वो अपना पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो चेंज करना चाहते हैं। उसे हम कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब ये कौन से सर्कमस्टांसेस होते हैं, इन विच सर्कमस्टांसेस व्हेन पार्टनरशिप ऑफ फर्म टेक प्लेस, ठीक है। वो कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जब रिकॉन्स्टिट्यूशन की जाती है पार्टनरशिप की। तो पहला तो है जब पार्टनर्स आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। पहला रीज़न है वांट टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसका मैं आपको एग्जांपल दे चुकी हूँ कि एक पार्टनर का कैपिटल ज़्यादा है, दूसरे का कम है, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो अपना प्रोपोर्शनेट शेयर चाहते हैं, या किसी को शेयर ज़्यादा मिल रहा है किसी को कम मिल रहा है लेकिन वो काम इक्वल कर रहे हैं तो वो सब इक्वल प्रॉफिट चाहते हैं। तो इस तरह से कोई भी रीज़न हो सकता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज करने का, ठीक है जी। दूसरा रीज़न हो सकता है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, ठीक है। सपोज़ पहले हम 2 पार्टनर थे, हमारा जो प्रॉफिट शेयर था वो इक्वल था। अब एक तीसरा हमने नया पार्टनर ले लिया। अब तीसरा पार्टनर हमने क्यों लिया, मे बी हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी या मैनेजरियल स्किल्स की रिक्वायरमेंट थी, या जो भी रीज़न्स थे, हमने सीखो हमें मजबूरी में पार्टनर बनाना पड़ा, ठीक है। तो अब ये जो नया पार्टनर है ये भी तो प्रॉफिट में से हिस्सा लेगा ना, तो वो कहता है मैं भी बराबर का हिस्सा लूँगा। तो सपोज़ एक हिस्सा इसने ले लिया, तो आपका शेयर पहले जो शेयर था दोनों का 1/2 था, अब कितना हो गया 1/3 1/3 1/3, यानी इनका शेयर कम हो गया। तो यहाँ पर भी आपके एग्रीमेंट में कुछ चेंजेस आएंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। इसी तरह से एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। ऐसे ही हम ले लेते हैं ए बी सी 3 पार्टनर थे, ठीक है, इक्वल पार्टनर थे, 1/3 1/3 1/3 शेयर था। अब सी चला गया तो क्या रह गया ए और बी, तब इनका शेयर कितना हो गया 1/2 1/2, ठीक है। यहाँ पर भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज हो गया। इसके अलावा भी कई सारे चेंजेस होंगे। जब एडमिशन होती है नया पार्टनर आता है तो वो सिर्फ प्रॉफिट में से हिस्सा नहीं लेता, जो कंपनी के एसेट्स हैं उनके ऊपर भी उसे राइट मिलता है। इसी तरह से जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो अपना हिस्सा छोड़ के जा रहा है, प्रॉफिट का हिस्सा तो छोड़ के जा रहा है, प्लस जो उसकी वजह से बिजनेस की रेपुटेशन बनी है वो भी वो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, रिमेनिंग पार्टनर है, उनको हैंड ओवर करके जा रहा है। तो इस टाइम पे भी एग्रीमेंट में चेंज किया जाता है। इसके अलावा एक रीज़न है डेथ ऑफ अ पार्टनर। इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस केस में भी काफ़ी सारी चेंजेस आ जाती हैं। जैसे जो डिजीज़्ड पार्टनर है, डेथ जिस पार्टनर की हो जाती है उसे डिजीज़्ड पार्टनर कहा जाता है, ठीक है। तो जो डिजीज़्ड पार्टनर है उसका जो भी नॉमिनी होगा, ठीक है, या जो उसका एग्जीक्यूटर होएगा, यानी जो उसके अकाउंट को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है,
तो वो उस पार्टनर के बिहा पर उसका प्रॉफिट का हिस्सा मांगेगा, ठीक है। प्रॉफिट शेयर जब तक उसने काम किया तब तक का उसका प्रॉफिट का हिस्सा मांगेगा। अगर कोई रिजर्व्स पड़े हैं उसमें भी उसका हिस्सा होएगा, अगर बिज़नेस की कोई गुडविल है उसमें भी उसका हिस्सा होएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसका नॉमिनी या उसका एग्जीक्यूटर चाहेगा। तो इस केस में भी हमें हमारे एग्रीमेंट में कुछ चेंजेस करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो ये कुछ रीज़न्स हैं जिनकी वजह से पार्टनरशिप एग्रीमेंट में चेंजेस की जाती हैं, उसी को ही रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहा जाता है। अब इसमें जो सबसे पहला चेंज होता है, अब चेंजेस कौन कौन से होंगे? सबसे पहला चेंज जो होता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है। सबसे पहले इनके जो प्रॉफिट्स का शेयर होता है उसमें चेंज आता है। देखो अब इसमें आपकी 3 चीज़ें आती हैं। एक होता है ओल्ड शेयर जो ऑलरेडी पार्टनर्स का है, फिर आता है न्यू शेयर जो हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे चेंज किया, जिसकी वजह से हमें रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ा। फिर इन दोनों का जो डिफरेंस होएगा वो तीसरा पॉइंट होगा, वो आपका सेक्रीफाइस और गेन, ठीक है जी। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हमारे 3 चीज़ें होंगी। ओल्ड शेयर, सपोज ए बी सी 3 पार्टनर थे, वो इक्वल पार्टनर्स थे, ठीक है। अब उन्होंने अपना शेयर चेंज कर लिया, नया शेयर 3:1 का हो गया, ठीक है। तो अब ओल्ड में से जब न्यू माइनस करेंगे तो किसी पार्टनर को सेक्रीफाइस होएगा, किसी पार्टनर को गेन होएगा, हो सकता है किसी पार्टनर को नो प्रॉफिट नो लॉस हो, ठीक है। तो वो हमें कैलकुलेट करना होता है। अब उसका फॉर्मूला क्या है हम वो डिस्कस करते हैं। देखिए एडमिशन के टाइम पे और फार्मूला लगाया जाता है, रिटायरमेंट के टाइम पे और फार्मूला लगाया जाता है। हम एक ही फार्मूला करेंगे, उसी को ही माइंड में रखेंगे, हमें फार्मूले को चेंज करने की ज़रूरत नहीं। अगर हमें एक फार्मूला समझ में आ गया तो बाकी फार्मूले ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, ठीक है जी। तो चलिए फार्मूला डिस्कस करते हैं। तो हम एक ही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, वो हमारा फार्मूला क्या रहेगा, हम लिखेंगे सेक्रीफाइस ऑब्लिक गेन इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ठीक है जी। अगर तो आपका आंसर आया पॉजिटिव फिर तो है सेक्रीफाइस, और अगर आपका आंसर आया नेगेटिव तो आपका है गेन, ठीक है। इन दोनों का मतलब क्या हुआ, अगर पॉजिटिव आया तो सेक्रीफाइस है, इसका मतलब पुराना शेयर ज़्यादा था नया शेयर कम था, इसका मतलब पुराने शेयर में से हमने कुछ हिस्सा सेक्रीफाइस कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर नेगेटिव आया इसका मतलब न्यू शेयर ज़्यादा था ओल्ड शेयर कम था, ठीक है। तो इसका मतलब जो नई रेशो आई है उसमें उसे गेन हुआ है, ठीक है जी। और अगर ज़ीरो आ जाए तो नो सेक्रीफाइस नो गेन। अब इसमें हमें आगे जब फॉर्मूलाज आएंगे सेम चीज़ आएगी, एडमिशन के टाइम पे, रिटायरमेंट के टाइम पे। तो एडमिशन के टाइम पे हमें चाहिए होता है सेक्रीफाइस, ठीक है। रिटायरमेंट के टाइम पे आएगा आपका गेन, क्योंकि एडमिशन के टाइम पे एक नया बंदा एडमिट होएगा तो प्रॉफिट का हिस्सा कुछ ले लेगा वो, तो पुराने पार्टनर्स को कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। लेकिन रिटायरमेंट में या डेथ के केस में एक बंदा जा रहा है तो उसका हिस्सा भी जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनको मिल जाएगा, तो उनको गेन हो जाएगा। तो उस केस में एडमिशन के टाइम पे क्या करते हैं, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ठीक है। गेन के टाइम पे करते हैं न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। बट हमें इतना करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपल ये वाला फॉर्मूला याद रखें, सेक्रीफाइस निकालना हो या गेन निकालना हो, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अगर पॉजिटिव रिप्लाई है तो आपका सेक्रीफाइस है और अगर नेगेटिव है तो गेन है। एडमिशन और रिटायरमेंट के टाइम पे भी आप यही फॉर्मूला याद रखिए, ठीक है। अगर आपके पास
इन तीनों चीज़ों में से कोई भी दो चीज़ें गिवन है, आपको सेक्रीफाइस ओल्ड शेयर गिवन है, आप न्यू शेयर निकाल सकते हो। आपको ओल्ड शेयर न्यू शेयर गिवन है, आप सेक्रीफाइस या गेन निकाल सकते हो। आपके पास गेन ओल्ड शेयर गिवन है, आप न्यू शेयर निकाल सकते हो। ठीक है, कोई भी दो चीज़ें गिवन है तो आप तीसरी चीज़ ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैं ज़्यादा फार्मूलाज में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, एक फार्मूला याद करो, इसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। ठीक है, अब इस चैप्टर में कैसे होगा, सपोज ए और बी और सी तीन पार्टनर्स हैं, उनकी पुरानी रेशो है 1:2:3, ये इनकी ओल्ड रेशो है। ठीक है जी, अब ये चाहते हैं इसे चेंज करना। चेंज इन्होंने क्या किया, न्यू इन्होंने बना लिया 3, 2, 1। ठीक है, तो अब हमें पता करना है कि किसको गेन हुआ, किसको सेक्रीफाइस हुआ। तो हम क्या लिखेंगे, एज सेक्रीफाइस और गेन। ठीक है, और देखिए पुराना हिस्सा कितना है, 2 और 1 3 और 1 3 6, टोटल 6, 1/6, 2/6, 3/6। यहाँ पे जो न्यू शेयर है 3, 2, 5 और 1 6, 3/6, 2/6, 1/6। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ए का ओल्ड शेयर कितना है 1/6। ठीक है, ए का न्यू शेयर कितना है -3/6। एलसीएम क्या हो जाएगा 6, तो 1 - 3 -2/6। अब माइनस में रिप्लाई आया ना, तो ये क्या हो गया, इसको गेन। ठीक है जी, बीज सेक्रीफाइस और गेन। बी का ओल्ड शेयर 2/6, न्यू शेयर 2/6 = 0, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, सीज सेक्रीफाइस और गेन। ओल्ड कितना है 3/6 माइनस न्यू 1/6, एलसीएम 6, 3 - 1 2/6। ये क्या हो गया, इसका सेक्रीफाइस। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव में है, पॉजिटिव है तो सेक्रीफाइस है। ठीक है जी, और ध्यान रखिएगा गेन और सेक्रीफाइस ये इक्वल होना चाहिए। गेन कितना है 2/6, सेक्रीफाइस कितना है 2/6। अब यहाँ पे साइन को इग्नोर कर दीजिए, आप इनका टोटल देखेंगे कि वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, सपोज करो हमारे पास ये रेशो नहीं है न्यू, कुछ और रेशो, उसमें क्या होता है, उसमें आपका क्या आ गया, यहाँ पे जो आपका ए है उसका आया आपका 1/6, जो बी है उसका भी आया आपका 1/6 माइनस में, तो ये दोनों का गेन हो गया। दोनों को प्लस करें क्या हो जाएगा 2/6, सेक्रीफाइस कितना 2/6। ठीक है जी, तो इस तरह से ये आपका अगर इक्वल आता है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही है। समझ आ गया बेटा जी। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं हमारा। ये तो था हमारा पहला चेंज कि सबसे पहले जो रिकॉन्स्टिट्यूशन में हम चेंज करते हैं वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आता है आपका। ठीक है, तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि कैसे आता है। हमारा फॉर्मूला क्या रहा, सेक्रीफाइस और गेन = ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। ए बी सी 3 पार्टनर हैं। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, और इनका ओल्ड शेयर जो है वो है इनका जी 6:3:1, यानी 639 + 110, 6/10, 3/10, 1/10। तीनों का प्लस करके जो आएगा वो डिनोमिनेटर हो जाएगा। ठीक है जी, अब आगे उसने कहा है ए गेव 1/10 फ्रॉम हिज शेयर टू बी। ए ने अपने शेयर में से बी को 1/10 दे दिया। इसका मतलब ए के हिस्से में से क्या होएगा माइनस हो जाएगा, बी के हिस्से में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, यानी ए को सेक्रीफाइस कर रहा है, बी को गेन हो रहा है। ठीक है, फिर कहता है एंड 1/10 टू सी।
और उसने सी को भी दे दिया 1/10 हिस्सा, यानी 1/10 और सेक्रीफाइस कर दिया उसने। ठीक है जी, तो ये किसको गया 1/10। इसका मतलब बी को गेन कितना हुआ, ये इसको गेन हुआ क्योंकि प्लस कर रहे हैं हम लोग, उसका शेयर बढ़ रहा है तो उसको गेन हो रहा है। यहाँ पे सी को गेन हो रहा है क्योंकि उसका शेयर बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे ए जो है वो अपने हिस्से में से दे रहा है, इसका मतलब उसे सेक्रीफाइस हो रहा है। तो इसका मतलब इनका न्यू शेयर क्या हो जाएगा, देखो 6 -1 -1, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली हम माइनस कर सकते हैं क्योंकि एलसीएम इनका 10 ही रहेगा। तो 6 -1 5 -1 4, यानी इसका शेयर हो गया 4/10। अब इसमें प्लस हो गया 3 + 2 5, 5/10। अब इसमें भी प्लस हुआ 2/10। हाँ, यहाँ पे गड़बड़ हुआ, यहाँ पे 1/10 दिया है तो 1/10 ही यहाँ पे प्लस होएगा। सॉरी, यहाँ पे गड़बड़ किया मैंने। ए ने सेक्रीफाइस किया 1/10, किसको दिया, बी को। अगर ए का सेक्रीफाइस 1/10 है तो बी का जो गेन है वो 1/10 ही रहेगा। तो यहाँ पे आ गया आपका 3 + 1 4। ठीक है, अब मुझे मेरी गलती कैसे पता चली, अब आपको बता देती हूँ मेरी गलती मुझे कैसे पता चली। यहाँ पे अगर 5 रहता, ठीक है, मैंने जानबूझ के ये गलती की थी। अगर यहाँ पे 5 रहता तो आपका ये ऊपर वाला कितना होता है, 4 + 5 कितना होता है 9, 9 + 2 11, लेकिन नीचे डिनोमिनेटर कितना आ रहा है 10। तो नीचे 10 है तो ऊपर का टोटल भी 10 ही बनना चाहिए। तो इसका मतलब हमारी कहीं गड़बड़ है, तो मैंने ध्यान दिया तो मेरी यहाँ पे गड़बड़ थी, यहाँ पे मेरा 5 की जगह 4 था। तो 4 + 4 8 + 2 10। इसका मतलब मेरा न्यू शेयर क्या हो गया जी, 4:4:2। ठीक है जी, तो ये मेरा हो गया न्यू शेयर। क्लियर है जी। अब जो दूसरा इसमें हमारा चेंज आएगा हमारे रिकॉन्स्टिट्यूशन में, वो आएगा गुडविल से रिलेटेड। पहला हमारा क्या था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दूसरा हमारा ट्रीटमेंट आएगा इसमें गुडविल का। हमने जो लास्ट चैप्टर किया था वो गुडविल का किया था। वहाँ पे हमने कहा था कि गुडविल जो है वो कभी भी बुक्स में अपीयर नहीं होती, सिर्फ एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ द बिजनेस। जब हम बिजनेस परचेज करते हैं सिर्फ उसी टाइम पे बुक्स में जो हमारी गुडविल है उसकी वैल्यू जो है वो शो की जाती है। अदरवाइज हमारी बुक्स में कभी भी गुडविल की वैल्यू शो नहीं की जाती। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हमारी बैलेंस शीट में ऑलरेडी अपीयर्ड गुडविल है, ठीक है, इन बैलेंस शीट इन ओल्ड बैलेंस शीट, ठीक है, ऑलरेडी अपीयर्ड है गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, यानी ये हमारी बैलेंस शीट है, ठीक है, 31 मार्च 2019 की। ठीक है जी, तो इसमें हमारे पास बहुत सारी एसेट्स है, तो वहाँ पे हमारी गुडविल भी इन्होंने शो की हुई है। शायद हमने बिजनेस परचेज किया होगा जिसकी वजह से हमारी यहाँ पे गुडविल आई। वो गुडविल हमारी सपोज 40,000 की है। ठीक है, अब हमारे पार्टनर्स हैं 2A और B, ठीक है, और इनकी रेशो है 3:2। तो हम क्या करेंगे, ये जो ऑलरेडी अपीयर्ड गुडविल है पहले इसे ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि हमें इसे बुक्स में शो नहीं करना होता। तो हमें इसे क्या करना होगा, इसे इस वैल्यू को, गुडविल की वैल्यू को ख़त्म करना होगा। ये गुडविल किन की है, A और B की है, उन्होंने परचेज़ किया है तो उनकी रेपुटेशन है, ये उनकी वैल्यू है, उन दोनों ने मिलकर उसका पेमेंट किया है। तो हम क्या करेंगे, इस गुडविल को सपोज़ ₹20,000 है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, A और B को ये गुडविल जो है वो बांट देंगे इनको आपस में। अब गुडविल है हमारी एसेट है तो ये डेबिट होती है, हमें इसे ख़त्म करना है, राइट ऑफ करना, तो हम क्या करेंगे, इसे क्रेडिट कर देंगे। यानी हमारी एंट्री हो जाएगी A इज़ कैपिटल, और अगर कैपिटल फिक्स है तो करंट अकाउंट डेबिट, इसी तरह से B इज़ कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू
गुडविल, ठीक है, कितनी है 20,000 की। इस 20,000 को हम क्या करेंगे 3-2 की रेशो में बांट देंगे, 3 + 2 5 यानी 3/5, 20,000 मल्टीप्लाई 2/5, 5 4 = 20 यानी 12,000 एंड 8,000, ठीक है जी। अगर हमारी बैलेंस शीट में ऑलरेडी कोई गुडविल अपीयर्ड है, सबसे पहले हम उस गुडविल को ख़त्म करेंगे, पुराने पार्टनर्स को या जो भी आपके पार्टनर्स हैं उन पार्टनर्स को उस गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे, ठीक है जी। दूसरा, अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हम रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, उस टाइम पे हम एसेट्स और लायबिलिटीज़ की रीवैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। तो अगर हमने वहाँ पे गुडविल की वैल्यूएशन की है, ठीक है, अगर हमने एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन at the time of reconstitution, अगर गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है, ठीक है, तो उस गुडविल को एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसकी एडजस्टमेंट के लिए क्या एंट्री होगी, फॉर एडजस्टमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल। सपोज हमने उसकी वैल्यूएशन की, वो हमारी 10,000 की है, ए और बी पुराने पार्टनर है, 3 और 2 की रेशो है। ध्यान रखना है गुडविल का ट्रीटमेंट ओल्ड रेशो से करना है, हमें न्यू रेशो से नहीं करना है। गुडविल का ट्रीटमेंट हमें ओल्ड रेशो से करना है, न्यू रेशो से नहीं करना है, ठीक है जी। तो अब इस टाइम पे हम गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम गेन और सेक्रीफाइस निकाल लेंगे, गेन और सेक्रीफाइस निकाल लेंगे, ठीक है। सपोज ये इनका ओल्ड शेयर है और इनका न्यू शेयर हमें गिवन है जी 1:2, ठीक है जी। सॉरी, तो अब हम क्या करेंगे, इनका गेन सेक्रीफाइस निकालेंगे, ठीक है, गेन पब्लिक सेक्रीफाइस। ये हो गया 3/5 2/5, ये हो गया 1/3 2/3। इसका मतलब ए के लिए होगा 3/5 माइनस 1/3 ओल्ड माइनस न्यू, बी का हो जाएगा 2/5 माइनस 2/3। तो एलसीएम हो गया 15, 5 3 = 15, 3 3 = 9 माइनस 5 3 = 15 5। यहाँ पे भी एलसीएम 15, 3 2 = 6, 5 2 = 10। तो यहाँ पे आया 4/15, यहाँ पे आया माइनस 4/15। देखो दोनों इक्वल है। अब ये पॉजिटिव है तो ये क्या है सेक्रीफाइस, और ये नेगेटिव है तो ये क्या है गेन, ठीक है। अब हमारे पास गेन और सेक्रीफाइस आ गया, हम बाकी सारे इक्वेशन को यहाँ से हटा देते हैं, हमें गेन और सेक्रीफाइस ही चाहिए था यहाँ पे। जब हमें ऑलरेडी अपीयर्ड गुडविल को राइट ऑफ करना है तो हमें सिर्फ और सिर्फ ओल्ड रेशो चाहिए, लेकिन जब रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं तो उसकी एडजस्टमेंट के लिए हमें क्या चाहिए होता है, गेनिंग और सेक्रीफाइस। तो ए का सेक्रीफाइस है 4/5, बी का गेन है माइनस 4/5, ठीक है जी। तो अब देखिए हम एंट्री क्या करेंगे, गुडविल की एंट्री जब हम वैल्यूएशन के टाइम पे, रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे एडजस्टमेंट करते हैं, हमारी एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट, डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे गेन किसे होया, बी को, तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट हम मान लेते हैं कि फ्लक्चुएटिंग है,
बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, सेक्रीफाइस किसे हुआ, ए को, ए इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब अमाउंट कितना जाएगा, देखिए 10,000 का वैल्यूएशन है, उसे इस 4-5 की रेशो में बांट दीजिए, 4/5, तो 5 2 ज़ा 10 यानी 8,000, तो 8,000 इसका हो जाएगा, 8,000 इसका हो जाएगा। ठीक है जी। अब हमें गुडविल को हमारी बुक्स में शो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुडविल की वैल्यूएशन कभी भी बुक्स में शो नहीं की जाती है। मान लो यहाँ पे 3 पार्टनर होते, मान लो यहाँ पे 3 पार्टनर होते, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, और तीनों का जो गेन सेक्रीफाइस होता, सपोज ए को सेक्रीफाइस होता 4/5 का, थ्री बाय 5 का, दो बटा 5 होते 1/5, ठीक है, और बी को गेन होता 2/5 का, और सी को गेन होता 1/5 का, ठीक है, ए को क्या हुआ, सेक्रीफाइस। तो उस केस में हम कैसे बांटेंगे, उस केस में हमारा हो जाएगा यहाँ पे गेनिंग पार्टनर कौन है, बी और सी, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल, टू ए इज कैपिटल। तो यहाँ पे हमारा 3/5 है, तो 10,000 का हम करते 3/5, तो 3 2 ज़ा 6,000, ठीक है, ए का हो जाता 4,000 और बी का हो जाता 2,000, सी का सॉरी, तो 4 + 2 6,000, ठीक है जी। तो इस तरह से हम गुडविल की एडजस्टमेंट करते हैं एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है जी। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल से आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। कहता है ABC 3 पार्टनर हैं, नोट कर लेते हैं, ABC 3 पार्टनर है, इनका जो शेयर है वो है 5:3:2, ओल्ड शेयर है 5:3:2, 5:3:8:10 यानी 5/10, 3/10 एंड 2/10, ठीक है। डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, ठीक है। अब इनका जो न्यू शेयर है वो इक्वल है, यानी 1:1:1 यानी 1/3, 1/3, 1/3, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। द गुडविल ऑफ द फर्म हैज़ बीन वैल्यूड एट ₹360। अब देखो उसने क्या कहा है, द गुडविल ऑफ द फर्म हैज़ बीन वैल्यूड। अब हमने उसका वैल्यूएशन किया है, इसका मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे हमने वैल्यूएशन किया है। कितना वैल्यूएशन कितना किया हमने, 3,60,000, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सारे केस आपको नहीं कराऊंगी, मैं सीधा आपको लेके चलती हूँ लास्ट केस पर। ये 4 क्वेश्चन आपके पास, तो मैं हम सिर्फ लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। कहता व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स एट 4,20,000, ऑलरेडी अपीयर। अब ये ऑलरेडी अपीयर है कितनी, 4,20,000, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी जो एडजस्टमेंट होती है वो हमेशा ऑलरेडी अपीयर्ड का ट्रीटमेंट करते हैं। हम पहले सबसे पहले हम ऑलरेडी अपीयर्ड को ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल यानी ए इज कैपिटल, यहाँ पे हमारे पास फ्लक्चुएटिंग ही मानेंगे हम,
बीज कैपिटल डेबिट, आपने ऐसे नहीं लिखना है, आपने पूरा लिखना है। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अब ये कितनी है, ऑलरेडी अपीयर कितनी है, 4,20,000, 4,20,000। अब इस 4,20,000 को इन ओल्ड रेशो, जो हमारी ऑलरेडी अपीयर्ड होती है, उसे ओल्ड रेशो में ही डिवाइड किया जाता है। ओल्ड रेशो क्या है, 5:3:2, यानी 5/10, तो एक ज़ीरो गया, 0 0 0, 5 दूनी 10, 5 चौका 20 और 21, ये हो गया 2,10,000। एक का हिस्सा हो गया 2,10,000। ठीक है, अब 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 0 0, 3 2 ज़ा 6, 4 3 ज़ा 12, 1,26,000। अब लास्ट में क्या रह गया आपका, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 4 8, 84,000। चलिए, हमने ऑलरेडी अपीयर्ड को राइट ऑफ कर दिया, ख़त्म कर दिया। फॉर ऑलरेडी अपीयर्ड गुडविल राइट ऑफ, फॉर ऑलरेडी अपीयर्ड गुडविल राइट ऑफ। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो वैल्यूएशन किया इसको एडजस्ट करेंगे। इसके लिए हमें क्या चाहिए, गेन और सेक्रीफाइस। तो चलिए हम निकाल लेते हैं गेन और सेक्रीफाइस। तो हम इसे हटा देते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं सेक्रीफाइस और गेन। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओल्ड में से न्यू माइनस करना पड़ेगा। 5/10 माइनस 1/3, एलसीएम 30, 5 3 ज़ा 15 माइनस 10, यानी 5/30। क्या हो गया, सेक्रीफाइस पॉजिटिव है, सेक्रीफाइस। बी का लेते हैं, ओल्ड कितना है 3/10, न्यू कितना है 1/3, एलसीएम कितना है 30, 3 3 ज़ा 9 माइनस 10 माइनस 1/30, क्या हो गया, गेन। सी का लेते हैं, ओल्ड है 2/10, न्यू है 1/3, एलसीएम 30। ठीक है, 3 2 ज़ा 6 माइनस 10 माइनस 4/30, गेन। अब देखिए, -4 -1, 4 + 1 5, सेक्रीफाइस कितना है 5, इक्वल हो गया हमारा। डिनोमिनेटर नहीं हमें देखना, हमें सिर्फ ऊपर का देखना है, ये इक्वल होना चाहिए। जितना गेन है उतना ही हमारा सेक्रीफाइस भी होना चाहिए। अब हमारा एंट्री क्या था एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो हमारा उसमें एंट्री था गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो यहाँ पे गेन किसे हो रहा है, बी और सी को। बीज कैपिटल, सीज कैपिटल टू सेक्रीफाइस्ड पार्टनर, ए ने सेक्रीफाइस किया है, एज कैपिटल अकाउंट। अब कितनी है, 3,60,000। ठीक है, सेक्रीफाइस कितना है 5/30, तो कट कर दीजिए, 3 2 0 0 0। ठीक है, तो 0 0 0, 5 दूनी 10, 5 और 1 6, 60,000। ठीक है, अब उसका कितना है 1/30, 1/30 है तो 5 को हटा दो तो आपका 12,000 रह गया। ये किसका आ गया, बी का। और अगर 12,000 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 48,000, यानी मैंने इस रेशो में ये जो 3,60,000 था जो हमने वैल्यूएशन किया था उसे डिवाइड कर दिया। तो ये हमारा हो गया एडजस्टिंग एंट्री। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे फॉर कैपिटल एडजस्टेड। इसका नरेशन मैं आपको लिखवा देती हूँ, उसका आसान था। फॉर गुडविल राइट ऑफ टू पार्टनर्स। ठीक है, यहाँ पे इसका आएगा फॉर कैपिटल एडजस्टेड, फॉर कैपिटल adjusted for goodwill, due to change in
प्रॉफिट रेशो, ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट रेशो, क्योंकि प्रॉफिट रेशो में चेंज हुआ इसीलिए तो हमने वैल्यूएशन किया था, इसीलिए हमने उसको एडजस्ट किया है। फॉर कैपिटल एडजस्टेड फॉर गुडविल ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट रेशो, ये मैं आपको दोबारा क्लियरली लिख लेती हूँ, कैपिटल एडजस्टेड फॉर गुडविल ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट रेशो। तो इस तरह से हमारी जो गुडविल है उसे एडजस्ट किया जाता है। जो हमारा नेक्स्ट एडजस्टमेंट आता है वो आता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, अकमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। ठीक है, इसके अलावा फिर आपका आ जाता है वर्कमैन कंपनसेशन का एडजस्टमेंट आ जाता है, और उसके बाद फिर एसेट्स और लायबिलिटीज़ का रीवैल्यूएशन आ जाता है। ठीक है, तो ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है और गुडविल का ट्रीटमेंट है उसके प्रैक्टिकल्स जो है वो प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, पसंद आ रहे हैं वीडियोस तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जब तक आपके स्कूल कॉलेजेस ओपन नहीं होते हैं तब तक अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और स्टडी करते रहिए। गुड नाइट।